और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के खुफिया प्रमुख का एक बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा क्या है आपको बता दें। रूस से युद्ध की तैयारी में जुटा है नाटो, ये कहा है सर्गेई नारिश्किन ने। नाटो की रैपिड रिस्पांस फोर्स में हलचल तेज है। सर्गेई कह रहे हैं यूरोप में रक्षा उत्पादन को दोगुना कर दिया गया है। यूरोप के सैन्य उद्योग वॉर मोड में है। तो रूस नेटो के बीच एटमी टकराव, जहां रूसी खुफिया प्रमुख का फिलहाल दावा किया है क्योंकि नेटो ऑफेंसिव मोड में है और सैन्य संसाधन भी नेटो जुटा रहा है। रैपिड रिस्पांस फोर्स भी एक्टिव बताई जा रही है। यूरोप में रक्षा उत्पादन दुगना हो चुका है और मोबिलाइजेशन ड्रिल्स भी जारी हैं। हालांकि यूरोप का ये प्रोपेगेंडा किस तरीके से तेज हुआ है, इसी को लेकर तिवारी सर अगला सवाल आपसे करती हूं, क्योंकि बड़ी बात है रूस नेटो की गतिविधियों को सीधी चुनौती भी मान रहा है। और ये बात तो सर ज़ेलेंस्की पहले से कहते आए हैं, पिछले कई सालों से पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि रूस की रणनीति कहीं ना कहीं यूरोप को टारगेट करने की भी है और वैसा अब हो भी रहा है, क्योंकि नेटो जिस बड़े स्तर पर तैयारी कर चुका है सर, आज की 2025 की रियलिटी ये है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है रूस वर्सेस नेटो का। सुरभि, इस बात से मैं सहमत हूं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी देखिए रशिया ने जिस तरीके से अनआर्म्ड ड्रोन्स भेजे थे, पोलैंड में भेजा और रोमानिया में भेजा, उसका रिएक्शन देखा। उसका एक उद्देश्य एक ही था कि उनको प्रोवोक भी करना है और उनकी रखी भी करनी है। प्रोवोक किया और पोलैंड का फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, मिसाइल भी लॉन्च की, लेकिन वो किसी काम की नहीं रही। तो ये तो रशिया को पता है और नाटो को भी पता है कि अगर हम विदाउट यूएसए और हम खड़े हुए तो रशिया के सामने कुछ नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि नाटो देश के जो सिपाही हैं, जवान हैं, जो अफसर जो लड़ना चाहते हैं, लड़ने का एक मोरल होता है कि देश के लिए लड़ना, देश के लिए लड़ते हैं। और वो किसके लिए लड़ेंगे? वो आप भेज दो इक्विपमेंट के साथ। ठीक बात है। ये मोरल की जो बात आपने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवाज साहब, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका का रुख तो बदल गया है, डोनाल्ड ट्रंप का रुख तो बदल गया है। तो नाटो किस कदर यूक्रेन का साथ दे पाएगा, रूस से टक्कर ले पाएगा, ये सवाल आपके जहन में आता है? बिल्कुल आता है। देखो समीर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो पहले ये देखना चाहिए कि जो बार बार आप इशारा कर रहे थे कि इस लड़ाई में फायदा किसका हुआ। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा हुआ अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो चला, क्योंकि हथियार बिके और कहीं ना कहीं पहले 2% डिफेंस लॉबी की बल्ले बल्ले हो गई। डिफेंस लॉबी की हुई, 2% बोला उन्होंने डिफेंस बजट करेंगी पूरी नाटो कंट्री, अब 5% कर दिया। अब जितने भी हथियार आ रहे हैं नाटो के पास वो सारे अमेरिका से ज्यादातर आ रहे हैं। तो अमेरिका की तो मुझे लगता है बल्ले बल्ले है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती, क्योंकि ये एक सेंसिबल स्टेप है, अब सीज फायर हो, बातचीत हो, कहीं ना कहीं डोनबास का इलाके के लिए माने यूक्रेन, अगर नहीं मानता, लड़ाई रहती है, तो आने वाले समय में डर है कि कहीं ये रूस वर्सेस नाटो ना हो जाए, और फिर अगर ये हो गया तो फिर ये लड़ाई और भी फैल सकती है। तो मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, यूक्रेन को भी मानना चाहिए, क्योंकि उसको जापोरिजिया, खार्सन वापस मिल रहे हैं और आज की तारीख में उसकी इतनी। तो हमें फिर सर यहाँ पर इंतजार करना होगा ना। मतलब ज़ेलेंस्की तो डोनबास को नहीं देना चाहते रूस को, क्या यूरोप देना चाहेगा? यूरोप क्या इसके लिए तैयार होगा? फिर इसका भी तो इंतजार करना। बिल्कुल समीर, एक बड़ी और प्रॉब्लम डाल दिया आपने कि यूक्रेन तो मान भी जाए, क्या जो यूरोपियन कंट्री, नाटो कंट्री मानने को तैयार है? मुझे लगता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी का एक टेस्ट है। क्या वो इसको इंप्रेस कर पाएंगे कि भाई आप ग्राउंड सिचुएशन को देखें, आप इस इलाके को वापस नहीं ले पाएंगे। डोनबास का जो इलाका है रशियन स्पीकिंग है, इसका झुकाव ज्यादा रशिया के है, और यही एक सोल्यूशन है कि आप डोनबास का इलाका दे दो, जापोरिजिया, खार्सन वापस दे देगा। और एक यकीन करें कि आने वाले समय में यूक्रेन जो है नाटो नहीं ज्वाइन करेगा और यूक्रेन को एक प्रकार से कोई शर्तों और सोल्यूशन की बात की, लेकिन आज आपने 3-4 बार ये बात दोहराई है सिवाज सर कि युद्ध और ज्यादा इग्नाइट हो सकता है, बढ़ सकता है। उसकी क्या ये एक और वजह होगी?